नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 दिसंबर से उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारी और जिलाधिकारी खुद शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए भटकना ना पड़े। ये अभियान कम से कम 45 दिनों तक चलेगा। सभी 28 विभागों के अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहेंगे। लाभार्थियों को पहले से सूचना देकर योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए 17 दिसंबर से कल से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहाँ पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर निरंतर एक्शन मोड में है, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण करने पर सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तमाम विषयों पर वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश की गरिमा को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश और नियम का पालन और सम्मान करती है। देखिए, जो अतिक्रमण का मामला है, हम समझते हैं कि उसमें सरकार का ये प्रयास है कि सार्वजनिक स्थानों पर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हो, इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो कोर्ट के इसमें ऑर्डर है, उसका निश्चित रूप से सरकार पालन करेगी। और हम पहले भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप जो है सरकार उसका पालन करेगी। आगामी 17 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी लगातार वन्य जीवों के हमले में बढ़ोतरी को लेकर पौड़ी जिले में आक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निराश और हताश है। कांग्रेस कोई भी रैली करे, लेकिन प्रदेश की जनता कांग्रेस पर कोई ध्यान न देने का काम कर रही है। देखिए, अब कांग्रेस कोई सी भी रैली कर ले, कोई सभी शंख फूंक ले, इस प्रदेश की जनता उनको कहीं से कहीं तक भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस हताश है, निराश है, कुंठा में डूबी हुई है। अभी आप देखिए, उन्होंने दिल्ली में रैली की और किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग वहां पर किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। राजनीति में इतना स्तर आज तक कभी नहीं गिरा जितना कांग्रेस के लोगों ने गिराया। और ये कांग्रेस की कुंठा बताती है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, अब उसका आम कार्यकर्ता भी कितना कुंठित है और मानसिक रूप से उनका दिवालेपन निकल चुका है। जो प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी की कब्र जो है इस देश में कब की खुद चुकी है उनको पता ही नहीं चला। और बचे खुचे 2-3 राज्यों में भी कांग्रेस विदा होने वाली है उनकी इस प्रकार के अनाप शनाप जो है बयानों से। ये में 1971 युद्ध के विजय दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पूर्व सैनिक उत्थान संगठन ने रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक बंशीधर भगत और महापौर हल्द्वानी गजराज बिष्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान कारगिल युद्ध, 1971 की लड़ाई और अन्य युद्ध में शहीद हुए क्षेत्र भर के सैनिकों की वीरांगनाओं को और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी।
हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और ये हमारे पूर्व सैनिकों को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि इस बहाने से कम से कम साल में एक बार बांग्लादेश विजय को याद करते हैं, अपने वीर सैनिकों को याद करते हैं, जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे जो नए बच्चे हैं, जो नए पढ़ने वाले जवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, उन सबको प्रेरणा मिलेगी। वो भी भारतीय सेना में जाएंगे और भारतीय सेना में जाकर के मातृभूमि की रक्षा करेंगे और ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कालाडूंगी क्षेत्र पूरा ही सैनिक बहुल क्षेत्र है। वैसे तो उत्तराखंड प्रदेश ही पूरा सैनिक बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये जो चकलवा क्षेत्र कालाडूंगी का क्षेत्र है, ये पूरा पूर्व सैनिक, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाया जाता है। मेरा भी लगाव इस कार्यक्रम से रहता है। इस कारण से ही मैं हर वर्ष इस कार्यक्रम में आता हूँ। मैं यहाँ के युवाओं से भी निवेदन करता हूँ कि ये जो विजय दिवस का कार्यक्रम होता है, इसमें शहीद स्थल पर और ऐसे कार्यक्रमों में उनको आना चाहिए, क्योंकि ये दिवस जो है हम सबको प्रेरणा देता है कि किस प्रकार हम अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी अगर हम अपनी जान को भी यहाँ इनके लिए निछावर करें तो वो भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में उनको भी आना चाहिए। हम पूर्व सैनिक उत्थान मंच हमेशा हर साल विजय दिवस मनाता आया है, ताकि पूर्व सैनिकों के बच्चे और यहाँ के बच्चे, स्कूल के बच्चे जिनको हम हर बार कार्यक्रम बुलाते हैं, उनके अंदर भी फौज में जाने का जज्बा पैदा हो जाए और मेहनत करें और बच्चे अनुशासन में रहें, अनुशासित रहें, यही हमारी कोशिश है। इसीलिए हम हर साल अपने जो 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे सरकार के फेल होते नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा शहर की जनता बेस अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। सरकार से अस्पतालों में दवा वितरण, अल्ट्रासाउंड और इमरजेंसी सेवाओं समेत चिकित्सकों पर्ची पर बाहरी दवाओं को बंद करने की गुहार लगा रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए ताकि मरीजों की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे समाज के जो भी जागरूक लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी जिंदा लोग हैं वो आए हुए हैं और हमारी मांग ये है कि जो अस्पतालों में बाहर से स्क्रीन में जो दवाइयों के नाम जो गवर्नमेंट दे रही है वो डिजिटल तरीके से स्क्रीन में लगाई जाए। हमको वो पूरे स्क्रीन में डिजिटल तरीके से चाहिए। हमारी मांग ये है कि डॉक्टर जो है केवल जेनरिक दवाइयों के नाम लिखेंगे, ब्रांडेड दवाइयों के नाम नहीं लिखेंगे। हमको 14 रुपये की पर्ची काटने के लिए मिल रही है 20 रुपये की, और 4000 की दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और हमारी मांग ये है कि भाई कम से कम हमको 6 एम्बुलेंस यहाँ पे चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंसों में भी धांधली है। यहाँ पे बाहर की एम्बुलेंस कर देते हैं 4-4 हज़ार 4,500 रुपये। आदमी कहाँ जाएगा हल्द्वानी 4,000 रुपये में? कैसे वो बेचारा खुद जो गरीब आदमी वही तो इन अस्पतालों में आएगा, सरकारी अस्पतालों, वरना तो प्राइवेट में इलाज करवाएगा। 6 एम्बुलेंस की हमको आवश्यकता है। जेनरिक दवाइयों के नाम डॉक्टर लिख के देंगे। हमको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी कर रहे हैं ये, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमको इलाज की आवश्यकता है। ये पत्थर की दीवारें हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ इलाज चाहिए। उत्तरकाशी में एक बार फिर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने नगरपालिका की ईओ का घेराव किया। उनका कहना है कि समय से उत्तरकाशी नगर को धार्मिक नगरी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसे में नगरपालिका के कुछ लोगों को मीट की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे भारी परेशानी हो रही है। साथ ही जिला मुख्यालय में प्रतिदिन ठेली लगा रहे हैं। ऐसे में नगरपालिका अगर इस समस्या का समाधान नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका में आ रखे हैं। नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी से मिले हैं, शालिनी जी से, और हम लोगों ने उत्तरकाशी की दुर्दशा, और मैडम ने देखिए आपके सामने स्वीकार किया है कि बाज़ार के अंदर जो लोग बाहरी लोग आ रखे हैं और घुसपैठ कहो या कब्जाधारी कहो, इन लोगों ने जगह जगह ठेलियाँ वगैरह लगा रखी हैं
और मैडम के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि 7,000 और 10,000 रुपये ठेलियों वालों से किराया इसलिए लिया जाता है कि इन्होंने अच्छी अच्छी जगह ठेले वालों को दे रखे हैं, बाहरी लोगों को। और अब मैडम कह रही हैं कि स्थायी एक जगह पे ये रह नहीं सकते हैं, ये चलती फिरती होनी चाहिए। ये मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं हमने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ऐसे मीट मांस पे भी ये कह रहे हैं कि जो है हमने अभी तक कोई डॉक्टरी जांच नहीं की और ना हमने अभी बस देखा कि ये कितने दिन पुराना आ रहा है, सड़ा हुआ है, बासी है, 3 दिन बासी है, कुछ हमें पता नहीं है। हमने कहा किस गाड़ी में आता है उस गाड़ी का एक दिन दर्शन करा दो, बल्कि हम रोज़ देखेंगे किस गाड़ी में माल आ रहा है, जहाँ पे वितरण होता है उत्तरकाशी में, कहाँ से आ रहा है, तो उस गाड़ी का नंबर दिखा दो, तो उस गाड़ी को बता दो। तो गाड़ी बताने के लिए भी अभी कह रहे हैं कि अभी बताते हैं, अभी कर्मचारी नहीं आएगा तब बताएगा। तो बस एक ही बात बताते हैं गाड़ी कहाँ है, हम गाड़ी को देख लेंगे ये गाड़ी इसमें आ रहा है कि माल की नहीं आ रहा है। बिल्कुल झूठ है। और सारा का सारा गंदगी, खून, कचरा जो जानवरों का है वो सब पंख वंख खोपड़ी पंजे मुर्गों के सबके सब माँ गंगा में डाला जाता है। और माँ गंगा को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमें किसी का रोजगार से मतलब नहीं, कोई धंधा करा कोई बात नहीं, लेकिन पहले उत्तरकाशी का महत्व, देवभूमि का महत्व और माँ गंगा को बचाने की वाली बात है हमारे लिए। और इसलिए हम अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए आप नगर पालिका में आए हैं। इनकी जो मेन मांग थी वो मीट व्यवसाय से रिलेटेड थी, जो हमारे नगर क्षेत्र में जो है धार्मिक नगरी घोषित करने की बात कही गई थी पहले भी। उसके में ये हिंदू संगठन द्वारा वही बात कही गई, जिसमें कि हमारी 12 तारीख को बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें कि पूरे बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इसमें हम कानूनी राय लेंगे। उसके बाद जो भी हमें धार्मिक नगरी घोषित करनी है उसके लिए एक प्रस्ताव आगे हम शासन को भेजेंगे पूरे बोर्ड की तरफ से। दूसरा, जो हमने अभी तक जो NOC दी है उस पेज पे हम उनका रेगुलर निरीक्षण करते हैं। मीट व्यवसाय का जिन 4 लोगों को यहाँ पे NOC दी है उनका रेगुलर निरीक्षण किया जाता है। दूसरी इनकी मांग थी, जो हमारा कूड़ा जो डंप हो रहा है तामाखानी पे, उसका हमारा दिसंबर जनवरी तक हम पूरा खाली करने की प्रयासरत है। और MRF के लिए भी हमारी नई साइट जो तैयार हो रही है, वहाँ पे फिर हमारा पूरा MRF सेंटर बन के कूड़े का काम वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में सरकारी पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है और उसी फैसले पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था पहले से मौजूद नियमों के तहत है, लेकिन विपक्ष इसे दोहरा मापदंड बता रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि वो अपनी और अपने आश्रितों की चल अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण तय समय सीमा के भीतर विभाग को सौंपे। सरकार का तर्क है कि ये कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए उठाया गया है और ऐसा प्रावधान पहले से सेवा नियमों में मौजूद है। देखिए, जो प्रावधान पहले से है और भविष्य में अगर इस प्रकार की जरूरत महसूस हुई कि हर साल जो है नेता और मंत्रियों को भी ब्यौरा देना पड़े, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उस पर भी विचार किया जाएगा। इसी आदेश को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा लेने का नियम कोई नया नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये व्यवस्था अधिकारियों के लिए लागू की गई है, इसलिए उन्हें ही संपत्ति का विवरण देना है। नवीन ठाकुर ने ये भी कहा कि भविष्य में अगर जरूरत महसूस हुई और परिस्थितियां बनी तो नेताओं और मंत्रियों से भी हर साल संपत्ति का ब्यौरा लेने पर विचार किया जा सकता है। उनका कहना था कि यदि किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं तो उनसे भी संपत्ति का विवरण मांगे जाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अभी अधिकारियों के लिए नियम बना है तो अधिकारियों को देना पड़ेगा। और आने वाले समय पे अगर जरूरत महसूस हुई और किसी मंत्री का लगा, उन पर आरोप लगे, तो उनका ब्यौरा उस वक्त भी मांगा जा सकता है। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। वहीं सरकार के इस फैसले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव बनाने की साजिश करार दिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार एक तरफ कर्मचारियों से संपत्ति का खुलासा करवाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही मंत्रिमंडल में बैठे उन लोगों पर चुप्पी साधे हुए है जिन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदेश कर्मचारियों को डराने के मकसद से लाया गया है ताकि वो चुप रहें या सरकार की राजनीतिक लाइन का समर्थन करें। कितनी बड़ी बात है कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया है कि कर्मचारी अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें, लेकिन इस सरकार को ये होश नहीं आए कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जिन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं। सरकार उनकी संपत्ति के बारे में क्यों नहीं कह रही है कुछ?
सरकार उनको क्यों मंत्रिमंडल में रखे हुए है? सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को डराने का काम कर रही है इस मकसद से, ताकि कर्मचारी डर कर या तो चुप रहें या उनके राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट करें। गणेश गोदियाल ने दो टूक कहा कि अगर सरकार सच में पारदर्शिता चाहती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपनी संपत्ति का खुलासा करें और एफिडेविट दें। इसके बाद ही ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने इसे भाजपा सरकार का दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि न कर्मचारी और न ही जनता इस नीति को स्वीकार करने वाली है। ये सरकार का मतलब गेम प्लान है, ये सरकार का एक राजनीतिक दबाव का खेल है। पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण, सरकार में बैठे हुए विधायक, वो पहले अपनी संपत्ति का खुलासा करें, एफिडेविट दें और उसके बाद तब आगे की बात करें, तब सबके लिए लागू करें। पर सिर्फ कर्मचारियों के लिए ये बात हो और उनके मंत्री जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं आय से अधिक संपत्ति के, उनको माफी दी जाए, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस दोहरे मापदंड को और कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे मापदंड को अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ सरकार इसे नियमों के तहत पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से कर्मचारियों को निशाना बनाने और मंत्रियों को बचाने का आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में ये नियम नेताओं और मंत्रियों पर भी लागू होता है या ये सियासी विवाद यूं ही गर्माता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ हो चुका है, जिसके पहले चरण में उत्तराखंड के 7 जिलों में अरोमा वैली खोली जाएगी। उत्तराखंड में अरोमा वैली से आगामी 10 सालों में उत्तराखंड के किसानों को कितना फायदा पहुंचेगा और राज्य सरकार की क्या है इसकी प्लानिंग, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सघन पौधा केंद्र सैलाकुई में उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर करीब 1 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आगामी 10 वर्षों में राज्य में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 1200 करोड़ तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी, जिससे किसानों के साथ राज्य की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 अरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक, लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूंगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमको सफलता मिलेगी, जिससे न केवल हमारे किसान भाइयों की आय में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हो सकेगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा और किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नीति के प्रथम चरण में उत्तराखंड में 7 अरोमा वैली को विकसित करने की बात कही है। प्रथम चरण में पिथौरागढ़ में तैमूर वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डैमसक रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास के साथ मिंट वैली विकसित की जाएगी। सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा
भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली में चमोड़ी और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। सघन पौधा केंद्र के निदेशक डॉक्टर नृपेंद्र चौहान ने बताया कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के अच्छी फसलों के अनुसार तैमूर वैली, डैमसेक रोज वैली और लेमन ग्रास वैली को विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधी आजीविका से जोड़ा जा सकेगा। इसका जैसे अभी तक हमने जो क्लस्टर अप्रोच में काम करते थे, तो जिस एरिया में अच्छे क्लस्टर डेवलप होके आए, जैसे हरिद्वार में लेमन ग्रास बहुत अच्छा होके आया तो हमने एरोमा वैली का रूप दे दिया उसको। मिंट आया उधम सिंह नगर में तो हमने 8000 हेक्टेयर की मिंट वैली वहाँ पे बना रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो चंपावत नैनीताल में तेजपत्ता और सिनामन बहुत अच्छा होता है, तो वो 6000 हेक्टेयर की सिनामन वैली हम वहाँ पे बना रहे हैं। तो पिथौरागढ़ में आपका तिमूर है, वहाँ नेचुरली काफ़ी होता है, तो वहीं उसको 5000 हेक्टेयर में बना रहे हैं। इन फसलों की खेती से सघन पौधा केंद्र द्वारा विभिन्न इत्र, वर्ल्ड क्लास परफ्यूम और ऑयल बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विश्वास है कि इस क्रांति के बल पर लाखों किसानों को बेहतर जीविका दी जाएगी और राज्य को अच्छा राजस्व भी प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।